लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, लेट्स माइक बयानबाजी में मैं महेश सिंह आपके साथ। बयानबाजी में बात करते हैं हम उन बयानों की जो डालते हैं देश और दुनिया पर अपना खास असर। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विपक्ष पर की गई टिप्पणी को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान करार दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए विपक्ष सभी तौर तरीके अपनाता है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो विपक्ष को साथ लेकर चलने का प्रयास करे। प्रधानमंत्री का ऐसा बयान जनहित के मुद्दों पर चर्चा के बजाय विपक्ष को उकसाने का प्रयास है। भाजपा जब विपक्ष में थी तो पूरे सत्र तक सदन को बाधित रखती थी, परंतु ऐसी टिप्पणी कभी सरकार की ओर से नहीं की गई। प्रधानमंत्री की ओर से ऐसे बयान सदन की गरिमा को गिराने वाले हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया है कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कोई शिकायत नहीं थी और ईडी केवल उन्हीं मामलों में कोर्ट जा सकती है जो उनके अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए हों। उन्होंने कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस केवल सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत पर आधारित था और उनकी दलीलों के बाद ईडी को समझ आया कि केस बनता ही नहीं, इसलिए अब एजेंसी नई एफआईआर दर्ज कर रही है। केस शुरू हुआ और कुछ समय बाद स्वयं प्राइवेट कंप्लेंट को अपने आप खुद जाके हाई कोर्ट स्टे करवा दिया, यानी अपनी कंप्लेंट को स्टे करवा दिया। तो ये मूल बात समझने की आपके दर्शकों को कि कंप्लेंट एक सिर्फ प्राइवेट थी, सरकारी कोई कंप्लेंट थी नहीं कभी नेशनल हेराल्ड में, और वो कंप्लेंट भी सुब्रमण्यम स्वामी ने स्टे करवा रखी थी। तो मैंने दलील ये की थी करीब 4 महीने पहले कि जब कोई सरकारी कंप्लेंट नहीं है तो ईडी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ईडी के एक्ट में लिखा है कि कंप्लेंट उस ऑफिसर द्वारा जो एम्पावर्ड है वही कर सकता है, नहीं है पुलिस के। अब ये बड़ा लैकूना है जिससे एक पूरी इमारत जो बनाई है वो गिर सकती थी। वो निर्णय अभी तक रिजर्व्ड है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि उस गैप को कोई प्रेडिकेट ऑफेंस और कोई एफआईआर न होने को ठीक करने के लिए ये अभी नवंबर दिसंबर में नई एफआईआर दर्ज की गई और इसके आधार पर एक और एसीआर की जाएगी, क्योंकि आधार इसको बनाया जाएगा। इसके पहले कोई आधार नहीं था सिवाय सुब्रमण्यम स्वामी के कंप्लेंट के जो स्टेट थी। तो आप समझ रहे हैं कि जल्दबाजी में द्वेष की भावना से काम करने से कितनी महामूर्खताएं होती हैं, कितनी मजाकें होती हैं और किस प्रकार से नुकसान होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि बेंगलुरु में नेशनल हेराल्ड केस में आए एफआईआर के बाद कर्नाटक उप मुख्यमंत्री टीके शिव कुमार ने कहा है कि यह अन्याय है और उत्पीड़न की एक सीमा होती है। उन्होंने कहा है कि यह राजनीतिक उत्पीड़न है और यह केंद्र सरकार के नैतिक मूल्यों को कमजोर करता है। See, I am telling you, this is unfair. See, there is a limit to harass. There was no need to harass. It is not Mahatma, Indira, Sonia Gandhi or Rahul Gandhi property. They were the custodian of the shares because they were the party president. See, I am the chairman of various boards. Siddaramaiah is also chairman of KPC. Siddaramaiah is chairman of my irrigation projects and all. So when he is the chairman of the irrigation project, at least 1 share or 2 shares will be there in his name. After we leave the office, we will be the chairman and we will be the directors. After we leave the office, everything will be transferred. So here now, they were the Congress presidents. It is from the days of Jawaharlal Nehru they have been there. It is not their personal property, they have already declared. Either it is Young India or it is the National Herald, which is the political party. See, without Congress, Gandhi family, Congress party can't be. It is they are the custodian of the party family. There are other members also. At the time of Vora ji, Ahmad Patel ji and all, such decisions have been taken to protect the interests of the Congress party. Even when the party was dying at the time of Kesri, Madam ji, we all went and begged her to take up this responsibility. With her leadership, 10 years we have ruled this country with an economist of this country. And Congress party is going ahead. Simply it is a political torture which they are trying to create. It will not go well. History will repeat.
a lot of problems will happen. See, it is jealousy. Rahul Gandhi never cares. I am telling you. Let them put him to jail. He will never care for anything. It is not good. I also appeal to the central government. This vindictive act. कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार प्रक्रिया में खामियां नजर आ रही है। सिंह ने आरोप लगाया है कि पहले एसआईआर की प्रक्रिया 2 से 3 साल तक चलती थी, जिसमें बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरते थे, जबकि अब नागरिकता का प्रमाण खुद लोगों से मांगा जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यह एसआईआर नहीं बल्कि सीएए जैसा हो रहा है, जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है। क्लियर के हैं। मैंने कहा आपका वोट कहाँ है? कि साहब भोपाल के उस मोहल्ले में आपका वोट है। मैंने कहा इसमें तो नहीं है। कहा साहब इसमें मेरा नाम नहीं है। हमने 30 लोगों के नाम छांटे, बीएलओ से कहा कि ये तुम्हारी सूची सही है ना? हाँ साहब सही है। तो मैंने 30 में से हम घर में जाके देखा, घर में 2 परिवार रह रहे थे, 2 खटीक थे, उन्होंने भी वो किराए भी नहीं देते थे, उन्होंने कब्जा किया हुआ था। उसमें से एक लड़के का पता पड़ा कि एक लड़का जो है जिसका नाम था वो वहाँ रहता था। बाकी 30 में से 29 लोग वहाँ रहते ही नहीं थे, लेकिन वोट डाल रहे थे। अब बात वही है कि हमने तो पकड़ लिया, हमने ये तय किया है कि जिस बीएलओ ने, जिस असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने नाम जोड़े हैं और जिस रिटर्निंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट किया है, उसके खिलाफ हम पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएंगे। पुलिस अगर नहीं करेगी तो हम उसमें एफआईआर दर्ज करने की एप्लीकेशन उस संबंधित कोर्ट में लगाएंगे। हम इसको आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। एक दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के ये भी निर्देश हैं, जिस घर में एक परिवार में 10 से ज़्यादा भी लोग अगर वहाँ रह रहे हैं तो। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दावा किया है कि दुनिया भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के सफल आयोजन को मान्यता देती है। उन्होंने कहा कि 20 साल में पहली बार 37 लोकतांत्रिक देशों के समूह ने भारत को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस यानी इंटरनेशनल IDEA की अध्यक्षता करने का निमंत्रण दिया है। ज्ञानेश कुमार ने इसे भारत के नागरिकों और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के लिए गर्व का पल बताया है। The world recognizes successful conduct of free, fair and transparent elections in India, and therefore, for the first time in its history of 30 years, the prestigious group of 37 democratic countries of the world have invited India to chair the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, International IDEA. This is a moment of immense pride for all the citizens of India and for all the election officials. Jai Hind, Jai Bharat. बीएसएफ ने कश्मीर फ्रंटियर के महानिदेशक अशोक यादव को ऑपरेशन सिंदूर को बीएसएफ की इस साल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा है कि इस ऑपरेशन में बीएसएफ और भारतीय सेना ने मिलकर नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के पोस्टों, आतंकियों के लॉन्चिंग पैड पर सटीक और भारी गोलाबारी की। अशोक यादव ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। Most remarkable achievement was the first phase of Op Sindoor, where BSF units along with the Indian Army had effectively executed fire assaults on Pak posts and terrorist launching pads along the LOC, displayed strong, accurate and professional response. All BSF units of Kashmir Frontier, including its artillery regiments, had carried out heavy and accurate shelling and firing on enemy posts and bunkers, causing huge casualty to Pak troops, heavy damage to their forward posts and complete destructions of some of their terrorist launching pads along the LOC. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 600 से ज्यादा ट्रेनी
IAS अधिकारियों से बातचीत के दौरान गणित का एक सवाल पूछा, उसका हल सरल तरीके से समझाया और कहा कि यह समस्या विश्वास और आस्था के साथ ही हल हो सकती है। उन्होंने कहा है कि चाहे गणित हो या जीवन के अन्य पहलू, भरोसा और समर्पण से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि महिलाओं और आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन मीडिया इन मुद्दों को नहीं दिखाता। उन्होंने कहा है कि जब तमनार प्रकरण उठाया तब विपक्षी विधायकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी नजरबंद कर लिया गया और बाद में उनके बेटे की गिरफ्तारी कर ली गई। बघेल ने कहा है कि हम हर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जनता तक सच्चाई पहुंचाना आसान नहीं रह गया है। यहाँ ऐसा कौन सा विरोध है जो हमने नहीं किया? बिजली बढ़ा तब हम आंदोलन किए, है ना। धान खरीदी, उस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी। तो यहाँ हर मुद्दे पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है, सब लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मीडिया दिखाए तब। आपको पता है जब तमनार की बात मैंने शुरुआत की और हम लोग यहाँ गए, सारे विपक्षी के विधायक गए तमनार, जहाँ अडानी के लिए, वहां के विधायक को अरेस्ट कर लिए थे, गांव वालों को नजरबंद उसके घरों में कर दिए थे। और उसके बाद जब हम लोग गए, क्या हुआ? 8 दिन बाद मेरे बेटे का अरेस्ट कर लिए। तुम अडानी का विरोध करोगे तो तुम्हारा देख लो, पूर्व मुख्यमंत्री सबसे बड़ा नेता तुम्हारा, उसके बेटे भी अंदर कर रहा है। ये बताते हैं, जनता नहीं देख रही है। तो भाई जब पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के जब अंदर कर सकते हैं, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है ना, कोई एक आदमी कार्यकर्ता है या आम जनता नहीं कर सकता कि भूपेश बघेल के बेटा है और राजनीति में उसके दखलंदाजी थी, 5 साल में कोई दखलंदाजी रही होगी। एक आदमी बता दे पूरे छत्तीसगढ़, उसको अंदर कर दिया। तो जब लोग सोचते जब उसके बेटा का अंदर कर दिया तो हम लोग किस खेत के मूल्य भाई? लोग डरते हैं, वो डराने का तरीका है। आप भी डरते हैं? मैं नहीं डरता, क्योंकि इसी शासन काल में देखो ऐसा है, चुनाव ये लोग घेर के हरा लेते हैं तो हारने की भी डर नहीं रहा। सारे षड्यंत्र ये लोग करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मेरी बात पूरी होनी चाहिए जी। जीराम घाटी में हमारे प्रथम पंक्ति के नेताओं की हत्या कर दी गई, समझे ना। अमित शाह जी फिर से भी आ रहे हैं प्रधानमंत्री। मैं कई बार बोला कि जीराम घाटी जांच कराइए ठीक से, नहीं कराया। अब मरने का भी डर नहीं रहा, तो इन लोगों से डरता ही नहीं। मरने का डर नहीं रहा है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट। हाँ, हारने का डर है ना मरने का डर है। किस बात का डर है? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मेक इन इंडिया को सफल बताया है। उन्होंने कहा है कि जिन दवाओं को कभी आम लोग खरीद नहीं सकते थे, उन्हें भारत की दवा कंपनियों ने न सिर्फ सस्ता बनाया बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। नड्डा ने कहा कि भारतीय फार्मा उद्योग ने असंभव को संभव करने का काम किया है और स्वास्थ्य क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाया है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। किसी कंपनी का नाम लूं इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है कि जो दवाई अनअफोर्डेबल थी वो दवाई हमारी भारत की कंपनियों ने दुनिया को भी खिलाई और भारत में भी दी। इसको भी हमको समझना है। तो एक तरीके से नामुमकिन को मुमकिन किया है। एंड ऑल दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द डार्क डेज। ART सेंटर्स बहुत कम थे, फिर धीरे धीरे ART सेंटर्स खोले गए। काउंसलर्स बहुत कम थे, डॉक्टर्स बहुत कम थे। सबको किस तरीके से 1.4 बिलियन की जनता को इसके फोल्ड में लाना यह आसान काम नहीं था। फिर ड्राइंग करना बहुत मुश्किल था। बीच में लोग गायब हो जाते थे, जैसे ही पता चला कि HIV है गायब हो गए। और फिर कहां कहां कैसे कैसे ट्रांसमिट हो गया वो एक अलग हमको समस्या। तो ऑल दीज चैलेंजेस वी हैव फेस्ड। बयानबाजी में इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.